हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन आया हुआ है CSIR UGC नेट जून 2022। ओके, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपकी दी हुई है 15 और ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिसकी स्टडी कर रहे हैं और तब उन्होंने देखा कि एक प्रोटीन है और उसकी कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करके अब हमको उसमें देखना है हाउ यू विल बेस्ट क्लासीफाई द टॉक्सिक नेचर ऑफ दिस प्रोटीन। कि जो बैक्टीरिया की स्टडी के टाइम पे आपको प्रोटीन मिल रही है उसकी किस तरह की टॉक्सिक नेचर है। ओके, तो ये 4 स्टेटमेंट को देख के हमें बताना है। तो पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये एक संक्रमण के दौरान स्रावित हुआ था, न कि इन विट्रो कल्चर। कि जब आपका इन्फेक्शन हो रहा है उसके दौरान सीक्रेटेड हो रहा है, लेकिन जब इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं तब ये सीक्रेटेड नहीं हो रहा है। क्लियर। सेकंड में दिया हुआ है कि इट वाज आल्सो ऑब्जर्व टू बी present in the membranous function in trace which you released upon bacteria lysis। कि उसकी उपस्थिति कुछ मात्रा में मेम्ब्रेनियस फंक्शन इन ट्रेस। ओके, जो कि बैक्टीरिया के लाइसिस के दौरान मुक्त की गई थी, ऐसा उन्हें देखने को मिल रहा है। तीसरे में कहा कि इट हैड ए हीट लेबाइल एंड टर्मिनल एंजाइमेटिक डोमेन बाइंड MHC मोलिक्यूल स्टिमुलेटिंग टी सेल नॉन स्पेसिफिक। यही के जो इसका एन टर्मिनल है, प्रोटीन है जैसे, तो उसका एक एन टर्मिनल होगा एक सी टर्मिनल होगा। तो जो एन टर्मिनल है एंजाइमेटिक डोमेन वो अच्छा खासा हीट लेबाइल है। ओके, हीट लेबाइल मतलब वो आपका इस तरह का पाया जा रहा होगा कि ये अनस्टेबल। क्लियर। कि ये जो होगा हीट अनस्टेबल या हीट लेबाइल है। ओके, एन टर्मिनल। और आपके टी ऑप्शन में कहा कि इट हैड ए सी टर्मिनल नॉन एंजाइमेटिक। कि जो सी में कहा था कि जो एन टर्मिनल है वो आपका एंजाइमेटिक है। ओके, एंजाइमेटिक टर्मिनल एंजाइमेटिक डोमेन है, जबकि जो आपका सी टर्मिनल है वो कैसा है, नॉन एंजाइमेटिक है। क्लियर, नॉन एंजाइमेटिक है डोमेन है, विच वाज हाईली एंटीजेनिक और काफ़ी ज़्यादा हाईली एंटीजेनिक होता है एंड हीट स्टेबल। ओके, तो जो आपका सी है उसके 3 कैरेक्टर दिए हुए हैं कि वो एक तो नॉन एंजाइमेटिक है, दूसरा उसके अंदर वो अच्छा खासा हाई एंटीजेनिक है एंड हीट स्टेबल है। क्लियर, ये तीनों उसमें दिए हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि इस तरह की नेचर अगर पाई जा रही होगी, इस तरह का अगर फीचर्स प्रोटीन के अंदर पाई जा रही हैं तो वो किस के अंदर क्लासीफाई होगा, किस तरह की उसके अंदर टॉक्सिक नेचर पाई जा रही होगी प्रोटीन में। क्लियर, ये हमें बताना है। तो वो आपका एंडोटॉक्सिक होगा या आपका सुपर एंटीजन है या पोर फॉर्मिंग टॉक्सिक है या ए बी टॉक्सिक है। तो राइट आंसर इज सुपर एंटीजन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन मतलब क्या क्या उसके फीचर्स थे कि उसके अंदर एक तो वो इन विट्रो में सीक्रेटेड नहीं हो रहा था इन्फेक्शन,
कंडीशन सेकंड में ये दिया हुआ था कि भाई ये आपका बैक्टीरियल लाइसिस रिलीज अपॉन बैक्टीरियल लाइसिस, ओके। एंड सी में दिया हुआ था कि एन टर्मिनल उसका एंजाइमेटिक है, एमएससी से बाइंड हो रहा है, एंड स्टिमुलेटिंग टी सेल नॉन स्पेसिफिकली। एंड जो आपका डी था उसमें क्या दिया हुआ था कि जो सी टर्मिनल है वो आपका नॉन एंजाइमेटिक डोमेन है एंड हाईली एंटीजेनिक और हीट स्टेबल वो होता है। क्लियर? ताप स्थिर या स्टेबल, हीट स्टेबल, ओके। तो इस तरह का आपका सुपर एंटीजन होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया हुआ है 25 और इसमें पूछा है क्या था कि विच वन इज़ नॉट ए ट्रू रेस्पॉन्स ऑफ पल्मोनरी जे रिसेप्टर स्टिमुलेशन बाय हाइपरवेंटिलेशन ऑफ लंग्स, ओके। तो ये आपका एनिमल फिजियो से है और आंसर हो जाएगा ब्रोंकोडाइलेशन। तो इस तरह का अगर कोई ये कंडीशन है तो उसमें जो नेगेटिव है नॉट ट्रू रेस्पॉन्स, कौन सा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है ये हमें इसमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा ब्रोंकोडाइलेशन। अगर हम ये कहें कि कौन सा रेस्पॉन्स कर रहा है, रेस्पॉन्स ऑफ पल्मोनरी जे रिसेप्टर स्टिमुलेशन बाय हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, क्लियर। तो उसमें आपका हो जाएंगे जैसे कि डिक्रीज हीट रेट, एक तो आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर। एंड सेकंड में क्या दिया हुआ है कि एपनिया, एपनिया फॉलोड बाय रैपिड ब्रीदिंग के बाद, जो एपनिया है एपनिया के बाद तीव्र श्वसन होगा, उसमें ब्रीदिंग हाई हो जाएगी और जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, क्लियर। तो ये कंडीशन इसमें होती है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोंकोडाइलेशन, वो यहाँ पे नहीं हो रहा होगा इस कंडीशन में, जब हमारा क्या हो रहा है कि पल्मोनरी जे रिसेप्टर स्टिमुलेशन बाय हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। आई होप कि आपको क्लियर है ये। अब ये अच्छा खासा क्वेश्चन आया है बायोकेमिस्ट्री से और काफ़ी प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया था कि सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर दे दी थी तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। दूसरा इन्होंने क्या पूछा कि ये यहाँ से आपको ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा कि इसमें पूछा क्या था कि भाई ये स्ट्रक्चर है, इसमें C2 एंडो है, C2 एक्सो है या फिर C3 एक्सो है, C5 एक्सो है, क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था वैसे कि आइडेंटिफाई द राइबोस कॉन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियोटाइड, राइबोस कॉन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सो बिलो, कि ये एक न्यूक्लियोटाइड की राइबोसोम की कॉन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो ये बताना है कि ये किस टाइप की है और बस पहचान के हमें सिर्फ बताना था इसमें, क्लियर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये आपका 1 हो गया, एक सेकेंड, ये आपका 1 हो गया C1, ओके, कार्बन 1। ये आपका सेकंड हो गया, ये कार्बन आपका थर्ड कार्बन हो गया, ये इधर 4 कार्बन हो गया, ये 1 2, ये आपका 3, ये इधर 4 और ये आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकंड नंबर का कार्बन है, जो ये सेकंड नंबर का कार्बन है वो ही आपका क्या है, अंदर की तरफ है। नॉर्मली स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब ये 1 2 और ये 3 4 और इधर ये 5, और लेकिन अगर ये सेकंड नंबर का कार्बन इस तरह से, एक सेकंड, अगर ये इस तरह से अंदर चला जाएगा सेकंड नंबर का कार्बन, तो तब क्या होगा,
तब ये C2 एंडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2 एंडो। ये इस तरह से बस ये गया हुआ है। ओके, ये यहाँ से ये जो ये है सेकंड नंबर का कार्बन, वो इसमें अंदर चला गया है। तो अब बस आपको यही देखना था कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो सेकंड कार्बन हो रहा है, तो C2 एंड होगा। अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, अंदर की तरफ जा रहा है तो वो एंडो हो जाएगा, और अगर यहीं अगर बाहर होता तो वो एक्सो हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? C2 एंडो। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और उसमें क्या पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ NaHG जीन ऑफ Pseudomonas putida catalyze the metabolism of salicylic acid to which one of the following। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा? कैटिकोल। ओके, कैटिकोल इसका आंसर हो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया होता है कि सूडोमोनास पुटिका के NaHG जीन का उत्पादन सैलिसिलिक अम्ल को निम्न में से किस यौगिक में उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक करने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैटाकोल, कैटेकोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि if you want to selectively kill the newly dividing mammalian cell in a cell culture assay, which of the following method will you use? आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 174 ID क्वेश्चन, ऑप्शन ID। ओके, उसमें दिया क्या है? 5-ब्रोमो 2-डीऑक्सीयूरिडीन के उपचार के पश्चात UVA के प्रभाव से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज नॉन टू अकर इन इंडिया। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों ही ऑप्शन मतलब चारों टाइप के बायोम इंडिया में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो CSIR ने आंसर दिया है उसका वो है अल्पाइन ग्रासलैंड। ओके, तो ये क्या है? ये एक ऐसा बायोम है जो इंडिया में पाया जा रहा है। विच वन of the following biome is none to occur in India? Okay, answer is alpine grassland। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये प्लांट फिजियो से है, और जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा ABC मॉडल, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें दिया क्या हुआ है कि एक म्यूटेशन हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल म्यूटेंट सो पैटर्न सेपल पेटल सेपल। ओके, पहले क्या है आ रहा है? सेपल पेटल सेपल। अगर इसी तरह से आता रहेगा तो वो किसके अंदर आपका म्यूटेशन हुआ होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। रिपीटेड सेवरल टाइम, और ये जो जैसे सेपल पेटल इस तरह से है, ये सेवरल टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये किसकी वजह से म्यूटेशन हुआ है? सबसे पहले आपको पता होगा कि ABC मॉडल किस तरह से होता है। यहाँ पे अगर हम ये कहें A, और ये हो जाएगा आपका C, और इधर हो जाता है आपका B। क्लियर? और यहाँ आपको पता है सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल, ये इस तरह से हमारे बनते हैं। तो इस सेपल के लिए हमें A जीन चाहिए, पेटल के लिए हमें A+B जीन चाहिए, और स्टेमन के लिए हमें B एंड C चाहिए, और कार्पल के लिए हमें C चाहिए। तो अब हमें मिल क्या रहा है? सेपल एंड पेटल। इसका मतलब क्या है कि A और B तो है, क्योंकि A और B के बिना पेटल नहीं बनेंगे। क्लियर? तो A है तभी सेपल बन रहा है, पेटल
कब बनेंगे, जब ए और बी होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ए भी है और बी भी है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि स्टेमन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही हमें कार्पल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो सी जीन है वो यहाँ पे म्यूटेंट है, और सी जीन ना होने की वजह से हमें कार्पल और स्टेमन देखने को नहीं मिले, हमें सिर्फ सेपल पेटल यही मिल रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि सी जो है, सी जीन जो आपका होता है उसके वो किसको वो करता है, कौन सी जीन के लिए होगा, एगामस के लिए। ओके, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एगामस हो जाएगा। जैसे पहले ही क्या होता है कि ए के अंदर क्या पाया जाता है, जैसे पिस्टिलाटा 1 एंड पिस्टिलाटा 2। ओके, ये इस तरह से पाया जा रहा होगा। फिर उसके बाद में जैसे कि आपका बी जीन है, उसमें पिस्टिलाटा ये तो पाया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे एपिटाला भी होता है। ओके, वैसे ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एबीसी मॉडल किस तरह से होता है। अभी आप इतना ही याद रखें कि जो ये होता है सी जीन होगा, उसमें आपका एगामस आता है, और यही म्यूटेशन होने की वजह से ना वहाँ पे स्टेमन देखने को मिलेंगे और ना ही वहाँ पे कार्पल देखने को मिल रहा है। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, और इसके लिए एबीसी कंप्लीट मॉडल के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसके बाद में जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ग्लाइकोलाइसिस से दिया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन पी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस PFK। ओके, अगर हम ये कहें कि PFK के अंदर म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, म्यूटेशन हो गया है, और ये यहाँ पे द लीड ओनली टू लॉस ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन बाय ATP, और कह रहे हैं कि यहाँ पे ATP का लॉस हो गया, और म्यूटेशन कैसा हुआ, लॉस वाला हुआ है, और यहाँ पे एलोस्टेरिक रेगुलेशन बाय ATP वो अब अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ये कैसे करता है कि यहाँ पे जैसे ATP आता है और ATP आके इसको रोक देता है, PFK को इनहिबिट करता है। ओके, और अब यहाँ पे हो गया है म्यूटेशन, अब यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है। अब ये इसको रोक नहीं पाएगा। अगर ATP PFK को रोक नहीं पाएगा तो अब जो PFK है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो अब क्या होगा, वहाँ पे जो है ये अपना फंक्शन करता रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस होती रहेगी, उसकी प्रोसेस आगे की जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो अपना कंटिन्यू रहेगी, मतलब PFK जो है एक्टिव हो जाएगा। नॉर्मल ये है। तो इससे क्या होगा कि जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ PFK, बस इतना हमको ये यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि अब जो ATP है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा। अब वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा का मतलब क्या है कि वो PFK को रोक नहीं पा रहा, उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से PFK एक्टिव रहेगा, और PFK एक्टिव रहेगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बस यहाँ से ये हो जाएगा। पहले में कहा है कि डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। थर्ड में कहा है कि डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ADP जनरेट बाय PFK, ये भी गलत है। एंड फोर में कहा है कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ATP जनरेट बाय PFK, ये भी एक्यूरेट सही नहीं है। यहाँ पे जो एकदम राइट आंसर है वो आपका सेकंड है, जिसकी ऑप्शन ID 14 है, और इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ PFK। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से क्लियर हो गया हो, एंड ये CSIR का ही आंसर है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।
थैंक यू फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।